10 अप्रैल 1912 को एक बहुत बड़ा और लग्जरियस जहाज़ अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ। ये जहाज़ साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। उस जहाज़ में हर तरह के लोग बैठे थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर और बहुत से इमिग्रेंट्स अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज़ में बैठे लोग अपने सफ़र को लेकर बहुत पुरजोश थे। इस जहाज़ की लेंथ तकरीबन 269 मीटर थी और इसकी कमांड एक 62 साल के सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ ने संभाली थी। जिस कंपनी ने इस जहाज़ को बनाया था उसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था और उस ज़माने में इस जहाज़ को बनाने की मालियत तकरीबन $7.5 मिलियन थी। शिप के अंदर जो डेकोरेशन की गई थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम ना थी। फर्स्ट क्लास में स्क्वैश कोर्ट्स, एक तुर्किश बाथरूम, बार्बर शॉप और एक स्विमिंग पूल था। इस जहाज़ में 16 कंपार्टमेंट्स थे और 9 डेक्स थे। इसमें 840 रूम्स थे, जिसमें 416 रूम फर्स्ट क्लास में, जबकि सेकंड क्लास में 162 और थर्ड क्लास में 262 रूम थे। टाइटैनिक जहाज़ की बॉडी स्टील से बनी हुई थी। जिस तरह की चीज़ें इस जहाज़ को बनाने में इस्तेमाल हुई थी उसे अनसिंकेबल माना जाता था कि ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। इस जहाज़ के बनाने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट इतने पुरइत्माद थे कि उन्होंने पब्लिक में आके कहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। यही वजह है कि इस जहाज़ में बैठे सभी लोग इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते थे कि ये एक ना डूबने वाला जहाज़ है। लेकिन अपने सफ़र पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को इस जहाज़ को आइस वार्निंग्स मिलने लगीं। जिस समंदर से गुजरकर इस जहाज़ को अमेरिका पहुंचना था वहां आइसबर्ग्स के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने इन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया और अपना सफ़र तेज़ी से जारी रखा। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 और वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन ने रफ्तार कम ना की। सूरज ढल गया और रात हो गई। इस रात को विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। रात के तकरीबन 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट, जो कि क्रूज नेस्ट के ऊपर बैठा था, उसने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा। जब उसने उस आइसबर्ग को देखा तो उसने जल्दी से घंटी बजाई और फ़ोन उठाकर कैप्टन को कॉल की, मगर कैप्टन ने जहाज़ को लेफ़्ट साइड पर मोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन जहाज़ की रफ्तार तेज़ होने और आइसबर्ग के बहुत करीब होने की वजह से कैप्टन जहाज़ पर काबू ना रख सका और जहाज़ आइसबर्ग के साथ टकरा गया। ये आइसबर्ग कोई मामूली आइसबर्ग नहीं था, बल्कि इसकी लेंथ तकरीबन 200 बाय 400 फीट थी। यही वजह है कि जहाज़ की मेन बॉडी में छोटे छोटे होल आ गए थे, जिसकी वजह से पानी जहाज़ के निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया था। जहाज़ के तकरीबन 16 कंपार्टमेंट्स थे। अगर इनमें से 4 भी पानी से भर जाते तब भी जहाज़ को खतरा नहीं था, लेकिन जहाज़ के तकरीबन 6 कंपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुके थे। रात के तकरीबन 12 बजे कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू ने डिस्ट्रिक्ट रेडियो को कॉल की कि शायद आसपास के जहाज़ उनकी मदद के लिए आ जाएं। टाइटैनिक के पास सिर्फ एक RMS जहाज़ था, जिसने तकरीबन 20 मिनट के बाद डिस्ट्रेस कॉल के सिग्नल पकड़े और टाइटैनिक में मौजूद लोगों की मदद करने का इरादा किया। लेकिन करीब होने के बावजूद भी इस जहाज़ को टाइटैनिक शिप तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3.5 घंटे लगे। इस दौरान कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि शिप में मौजूद लोगों को लाइफ बोट्स में बिठाकर रवाना किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसलिए एक के बाद एक लाइफ बोट्स लोगों को लेकर रवाना हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज़ में हर तरफ अफरा तफरी का समा था और भीड़ थी
एक ही घंटे में जहाज़ में इस कदर पानी भर चुका था कि जहाज़ का आगे वाला हिस्सा पानी में डूबना शुरू हो गया। हर तरफ मौत का समा दिखाई देता था। लोग लाइफ बोट्स में बैठकर जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन जहाज़ में लाइफ बोट्स की तादाद काफ़ी नहीं थी। लाइफ बोट्स तकरीबन 20 थीं, जिसमें सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में तकरीबन 2240 लोग सवार थे। जहाज़ में मौजूद हर शख्स रो रहा था, चीख रहा था और दुआ कर रहा था। इस हादसे में बच जाने वालों की जुबानी तकरीबन 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे डूबने लगा, और 3 घंटे के अंदर ही ये कभी ना डूबने वाला जहाज़ पानी की तह में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो गया, और जहाज़ पर मौजूद तकरीबन 1500 लोग भी इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। जो जहाज़ टाइटैनिक की मदद करने के लिए आ रहा था वो तकरीबन 3:30 बजे के करीब वहां पहुंचा, मगर उन लोगों को बचा सका जो पहले ही लाइफ बोट्स पर बैठकर रवाना हो चुके थे। टाइटैनिक जहाज़ डूबने के बाद बहुत से सवाल उठे और बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, और इनको इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ ऐसे हकाइक सामने आए जिनको सुनकर सब हैरान रह गए। टाइटैनिक से कुछ दूर फासले पर एक कैलिफोर्निया जहाज़ था जिसे बहुत बार डिस्ट्रेस कॉल दी गई थी। ये कैलिफोर्निया जहाज़ वही जहाज़ था जिसने टाइटैनिक शिप को बहुत बार आइसबर्ग की वार्निंग्स दी थी, मगर चूंकि ये जहाज़ आइसबर्ग का खतरा होने की वजह से रात को आराम करने के लिए वहाँ ठहर चुका था, तो इसने अपना रेडियो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक की तरफ से की गई डिस्ट्रेस कॉल को ये ना सुन सका। टाइटैनिक की तरफ से छोड़े गए रॉकेट सिग्नल्स को भी कैलिफोर्निया जहाज़ के कैप्टन ने सीरियस नहीं लिया। अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज़ के कैप्टन ने उन वार्निंग्स को सीरियस लिया होता तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा ब्लेम कैलिफोर्निया के कैप्टन पर डाला जाता है, लेकिन इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार सिर्फ कैलिफोर्निया जहाज़ का कैप्टन नहीं है, बल्कि और भी लोग इस बहुत बड़े हादसे के जिम्मेदार हैं। सबसे पहली गलती जो टाइटैनिक जहाज़ ने की थी वो ये थी कि उसने आइसबर्ग्स की वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया था और अपनी रफ्तार को कम नहीं किया था। दूसरी बड़ी गलती ये की गई थी कि टाइटैनिक जहाज़ में काफ़ी तादाद में लाइफ बोट्स नहीं रखी गई थी। वो शायद इसलिए कि वो टाइटैनिक को अनसिंकेबल मानते थे। टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को तलाश करने में तकरीबन 70 साल से ज़्यादा अरसा लगा। 1985 में अमेरिका के ओशन एक्सप्लोरर जिसका नाम रॉबर्ट बेल्ड है और फ्रेंच ओशनग्राफर, इन दोनों ने मिलकर इसे समुंदर के नीचे ढूंढा। टाइटैनिक का मलबा तकरीबन 3800 किलोमीटर की गहराई में पाया गया, और अब तक तकरीबन 250 लोग टाइटैनिक का मलबा देख चुके हैं। ये रिपोर्ट किया जाता है कि बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स इसके फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2030 तक ये शिप मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी लोग आज भी टाइटैनिक के बारे में जानने के लिए उतने ही पुरजोश हैं जितने कि वो पहले दिन थे, और इनकी फैसिनेशन आज भी ख़त्म नहीं हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।